नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत जो हम अपना आधुनिक भारत को या आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज आपका ये लेक्चर नंबर जो होगा वो आपका 34 होगा। और इसी 34 लेक्चर के तहत ही आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी या कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो उसने क्या प्रभाव छोड़ा? क्या इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब होगा? 1946 में। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर जितने भी आयोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सबके लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास से देखो सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा कि 2022 के पीसीएस में लगभग 28 से 30 सवाल थे भारत इतिहास से। तो इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि हम इतिहास के भी तीन डिवाइडेशन को देखें, जैसे एंशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी मिडेवल, तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल उठे। तो इसी वजह से हम पहले अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में अपना एंशियंट और मिडेवल हिस्ट्री को देखा जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम अपने कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो 1946 में आया था। तो क्या था? देखो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। जैसे देखो ब्रिटेन में क्या हुआ? 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। भारत सचिव लॉर्ड कॉथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। जो कैबिनेट मिशन अर्थात जो ध्यान रखना है, इस डेट को ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस डेट को सीधा सीधा भूल लेता है कभी कभी। तो 1946 से याद मत रखना, पूरी डेट याद रखना। 24 मार्च 1946 को कब आया, कहाँ आया? दिल्ली में आया। इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और दो इसमें अन्य सदस्य थे। देखो तीनों सदस्यों को याद रखना। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये क्या थे? अध्यक्ष। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, अर्थात ट्रेड जो जो ट्रेड होता था उसके अध्यक्ष थे ये। और एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। तो तीन लोग आए थे कैबिनेट मिशन के तहत। तो कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इन्होंने ही कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। और यहीं आकर ये क्या करेंगे? संविधान सभा का सुझाव देंगे। तो कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की। प्रांतों को अ, ब और स तीन श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे। देखो पहला क्या था? भारत की एकता बनाए रखी जाएगी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। सोचो, जब मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया तो क्या मुस्लिम लीग इस बात को सहन कर पाती? तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। इसी वजह से देखो क्या होगा आगे। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। चौथा कंडीशन थी संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए गए। कैबिनेट मिशन के पक्ष में गांधी जी पूरी तरीके से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्ति हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अब देखो उसके प्रश्न देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखो फिर से पहला ही सवाल इसने पूछ लिया कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। आंसर आपका डी बनेगा इसमें। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1940 को दिल्ली आया था, इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ही थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। आंसर आपका ए होगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ध्यान रखना है, सदस्य नहीं थे पूछ रहा है। तो
पैथिक लॉरेंस थे, वेवेल नहीं थे आपके, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे, तो आंसर आपका बी लगेगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? देखो किसने किया था, ये किया था नेतृत्व जो कर रहे थे, जो अध्यक्ष थे वो सर पैथिक लॉरेंस ही थे, आंसर आपका सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, तो ये आप यहाँ पर इसमें लगा सकते, आंसर आपका बी बनेगा। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो प्रस्ताव रखा था वो कैबिनेट मिशन ने ही रखा था, आंसर आपका डी होगा इसमें। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत पहुंचा, इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष बोर्ड के ट्रेड थे, या अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे ये। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि भी की गई। प्रांतों को अ, ब और स तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, तो लॉर्ड एमरी नहीं थे। आंसर आपका इसमें डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? फिर से सवाल घूमा। पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर भी थे, तो बी आंसर। जॉन साइमन नहीं थे। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, फिर से देखो, एबी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, तो विलियम वुड नहीं थे, तो आंसर आपका ए होगा इसमें। इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो साइमन कमीशन से नहीं, वो कैबिनेट मिशन से है, क्योंकि साइमन कमीशन तो 1928 में भारत आता है, 3 जनवरी 1928 को, तो इसका आंसर डी लगेगा। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जैसे भारत की एकता बनाए रखी जाएगी, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान निर्मात्री संस्था संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं। देखो, प्रांतीय समूहीकरण था, ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, ये भी ठीक है। पाकिस्तान की स्वीकृति थी, नहीं, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो इसके होगा कैबिनेट मिशन 1940 का, आंसर आपका डी बनेगा इसमें। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। देखो कौन सा कथन सही है इसमें। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, ये आपका बिल्कुल राइट है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया, नहीं। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए आप उपबंध किए थे, ऐसा भी नहीं था, तो आंसर आपका केवल एक सही, तो केवल आंसर ए लगेगा इसमें। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई, चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता न हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवेल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1940 को प्रकाशित किए। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, और कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव निम्नलिखित थे, जैसे भारत में ब्रिटिश भारत भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला-जुला संघ होना चाहिए, जो विदेशी मामले, रक्षा, संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। नेक्स्ट, संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। प्रांतों में केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हों। नेक्स्ट आपका, प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। पांचवा है, इसमें प्रांतों को 3 वर्ग अ, ब, स में बांटने की बात कही गई। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग ए में होंगे। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब बी, प्रांत पंजाब, सीमा प्रांत सिंध वर्ग ब में होंगे, और वर्ग स में बंगाल तथा असम होंगे। तो इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियों तथा आईसीएस में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे।
नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत आया था तो कब आया था? तो ये आया था आपका कैबिनेट मिशन जो भारत आया, देखो इसमें तो कोई नहीं है आपका, क्योंकि 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। तो 1940 का तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो उपयुक्त में से को आंसर ई लगेगा इसका। नेक्स्ट, तो कथन दिया है ए, उसका कारण दिया है आर, और पूछता है कि सही कथन कौन सा है। तो वो कौन सा इसमें सही होगा वो देख लेते हैं जरा। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। ये आपका ठीक है। अब कहता है आगे कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ये भी ठीक है आपका। तो क्या जो आर है कारण, क्या एक ही समीक्षा करता है? नहीं, एक की समीक्षा नहीं करता, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट कैसी हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो आश्रित नहीं है तो आंसर क्या लगाएंगे आप इसका? बी। ए और बी, मतलब कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा अर्थात कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी, और लीग पाकिस्तान के न बनने पर के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया कि 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया। सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा था, जिसने अस्वीकार कर दिया। परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर मुस्लिम लीग के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1940 को प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया गया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? देखो कौन था, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके पूरे पक्ष में थे। आंसर आपका एक। कैबिनेट मिशन के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्ति हो सकती थी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? देखो किसने वार्ताएं की थी, तो अबुल कलाम आजाद साहब ने, क्योंकि यही अध्यक्ष थे उस समय, तो इन्होंने ही इसे वार्ता की थी। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और लॉर्ड वेवेल योजना 1945 दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। आंसर आपका सी होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आजाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की थी। अब देखो ये तो हो जाता है आपका कैबिनेट मिशन। अब इसी के साथ देख लेते हैं हम संविधान सभा। ये संविधान सभा क्या कहती है? तो संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि भारतीय संविधान भारत की इच्छानुसार होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था, और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस में फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाता के केवल 3 वर्ग माने गए, जैसे आम, मुस्लिम और सिख। सिख में केवल केवल पंजाब वाले सिख थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 273 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने या स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। कुल मिलाकर 296 में से जो
सीटें मिली थी 208 तो कांग्रेस को, 73 सीटें थी मुस्लिम लीग को और 15 सीटें जो मिली थी वो अन्य को मिली थी। इसके साथ मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि अर्थात 15 अगस्त को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला था। ब्रिटिश युग में मावलंकर ने 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। ये तो हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट। अब जरा देखो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान जो सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था वो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। बी आंसर होगा इसका। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त किए हैं, करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचारों का प्रतिपादन एम एन राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैचुकर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो यह विकल्प सत्य होता, क्योंकि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो गठन कब किया गया था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही हुआ था। तो आंसर आपका इसमें क्या होगा? डी होगा, जो 1940 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को नई दिल्ली में आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष जो थे वो सर पैथिक लॉरेंस थे, ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार किया था या विचार दिया था? तो ऐसे व्यक्ति कौन थे? इसमें ऐसे व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन, जिन्होंने संविधान सभा का विचार दिया था। तो आंसर आपका सी है इसमें। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि तो जो था वो 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में था। आंसर इसमें बी होगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रांतों को 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं को के केवल 3 वर्ग माने गए है, आम मुस्लिम, देखो आम व्यक्ति, दूसरा मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब वालों को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था वो कब हुआ था? देखो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1940 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। ध्यान रखना, जो 9 दिसंबर को चुने गए थे, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो चुने गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ये ध्यान रखना। और उसके 2 दिन बाद ही फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? देखो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर आपका ए होगा। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो वो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। आंसर आपका सी होगा इसमें। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई।
उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। क्या ये ठीक है? हाँ, ये आपका ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, एम एन जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऐसा नहीं था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। नहीं, 9 जनवरी 1946 को हुआ था। वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये भी गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। क्या ऐसा है? नहीं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को भी अंगीकृत नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर होगा वो ए ही होगा। जैसे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य दलों को जो मिली थी वो 15 सीटें मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। जिसके अध्यक्ष जो बने थे वो जिसके स्थायी अध्यक्ष कह लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और भारत के संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? देखो, सच्चिदानंद सिन्हा जो जुड़े थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। आंसर आपका ए होगा इसमें। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इन्होंने संभाला था आपके जीवी मावलंकर जो थे, गणेश वासुदेव मावलंकर बोलते हैं वो पूरा नाम उनका। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर ने वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। वर्ष 1937 से 1946 तक के दौरान बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये तो हो जाता है आपका कैबिनेट मिशन कंप्लीट। कैबिनेट मिशन भी आपका कंप्लीट और संविधान सभा, जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये दोनों आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका लेक्चर नंबर 35 होगा उसमें हम अंतरिम सरकार का गठन देखेंगे कि किस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां भी आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और यदि आपको जो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ाई है, पॉलिटी भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी और हिंदी भी आपको कंप्लीट पढ़ा दी, यदि इनमें से किसी के भी आपको नोट चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।